क्या ईरान की मेज पर हुआ ये समझौता इजराइल के सपनों के सूरज को डुबो गया या आने वाली किसी बड़ी जंग की चिंगारी को जगा गया? क्या नेतन्याहू की सियासत अब ढलते सूरज की तरह गुरूब होने जा रही और क्या टोटल विक्ट्री का नारा अब सबसे बड़ा सवाल बन गया? आखिर जीत का ताज किसके सर बंधा, अमेरिका, इजराइल या ईरान? जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 300 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, माह मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका और जाहिर है कि मुहर्रम के महीने में खास तौर पर शिया मुसलमान अपने अंदाज में गम और मातम का इजहार करते हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा बेचैनी और फिक्र इजराइल में नजर आ रही। ऐसा लगता है कि इजराइल क़यादत और वहां का सियासी निजाम इस बात को लेकर परेशान है कि आगे क्या करना है, किस तरफ जाना है और अपने वजूद को किस तरह महफूज रखना है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, इसकी एक अहम वजह है इजराइल की मशहूर टीवी चैनल है चैनल 14। इसे आमतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू का करीबी और हुकूमत का हिमायती मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसी चैनल के एक प्राइम टाइम प्रोग्राम में ऐसी बातें कही गई जिन्होंने पूरी सियासी माहौल की तस्वीर साफ कर दी। प्रोग्राम के होस्ट ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस बेहद सख्त अल्फाज में निशाना बनाया। इसके अलावा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपने मफाद के लिए इजराइल के हितों को नुकसान पहुंचाया और ईरान के साथ होने वाली बातचीत के दौरान इजराइल को छोड़ दिया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर इजराइल में नेतन्याहू समर्थक माना जाने वाला चैनल अमेरिका के उन लोगों को कोस रहा जो ट्रंप प्रशासन के सबसे करीबी माने जाते हैं, अगर वो एक कह रहा कि इजराइल को बेच दिया गया, तो फिर यह सवाल उठना लाजमी है कि इस पूरे मामले में फायदा किसे हुआ और नुकसान किसे हुआ। जब भी मैं ये कहता हूं कि इस टकराव में सबसे बड़ी शिकस्त इजराइल की हुई है, तो बहुत से लोग एतराज करते हैं, लेकिन अगर इजराइल के अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की नाराजगी दिखाई दे रही, तो हालात को समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिर कोई वजह तो होगी कि वहां के लोग अपने सबसे बड़े साथी अमेरिका की क़यादत पर ही सवाल उठा रहे हैं। असल में हुआ ये कि जिस समझौते की चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही थी वो तयशुदा जगह पर नहीं हुआ। असल में हुआ ये कि जिस समझौते की चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही थी वो तयशुदा जगह पर नहीं हुआ। पहले ये समझौता लुसान में होना था, लेकिन आखिरी वक्त में इसकी जगह बदल दी गई और दस्तखत फ्रांस के मशहूर वर्साय पैलेस में हुए हैं। वर्साय पैलेस का नाम सुनते ही दुनिया के इतिहास का एक बेहद अहम बाब याद आता है। सन 1919 में पहली आलमी जंग के खत्म होने के बाद यहीं पर वो मशहूर वर्साय संधि हुई थी जिसमें जर्मनी को हार माननी पड़ी थी। उस समझौते को जर्मनी में बेहद अपमानजनक माना गया। जर्मनी की फौजी ताकत पर सख्त पाबंदियां लगा दी। ये तय किया गया था कि वो कितनी फौज रख सकता है, कितनी जंगी जहाज बना सकता है और उसकी हवाई ताकत कितनी होगी। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ऐसी शर्तें लागू की थी जिन्हें जर्मन समाज ने अपनी तौहीन के तौर पर देखा था। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि वर्साय की वही संधि आगे चलकर दूसरी आलमी जंग की एक बड़ी वजह बनी। जर्मनी के अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि उन्हें जंग के मैदान में नहीं बल्कि सियासी तौर पर मजबूर करके हराया गया। इसी नाराजगी और बेइज्जती की भावना ने बाद में हिटलर के उभार का रास्ता तैयार किया और दुनिया दूसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ गई। आज एक दिलचस्प इत्तेफाक ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ नया समझौता भी उसी वर्साय पैलेस में संपन्न हुआ है। यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते को लेकर बहुत चर्चा हो रही। सबसे पहले मैं इसके 14 अहम नुक्तों का जिक्र कर चुका हूं और अब वे तमाम नुक्ते सार्वजनिक भी हो चुके। जो लोग उन्हें ध्यान से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये समझना मुश्किल नहीं कि इस समझौते का सबसे बड़ा सियासी असर किस पर पड़ा है। मेरे नजदीक इस समझौते में एक तरफ ईरान और उसके सहयोगी दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। लेकिन जब समझौते की शर्तों का जायजा लिया जाता है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। इन 14 नुक्तों को पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि जिस मकसद के साथ इजराइल ने पिछले कई सालों में अपनी पूरी सियासत और जंगी रणनीति तैयार की थी वो इस समझौते में कहीं भी दिखाई नहीं देती है।
यही वजह है कि आज इसराइल के अंदर बेचैनी बढ़ रही और वहां के सियासी हलकों में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस पूरे टकराव का हासिल क्या है। दोस्तों, इन 14 नुक्तों को गौर से पढ़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर इस समझौते में किसकी बात मानी गई और किसकी नहीं। अगर पिछले कई सालों के बयानों, दावों और सियासी नारों को सामने रखकर इस समझौते को देखा जाए तो तस्वीर इसराइल के लिए बेहद परेशान करने वाली नजर आती है। बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 30-35 वर्षों से लगातार ईरान को सबसे बड़ा खतरा बताते रहे हैं। उनका दावा रहा है कि ईरान को हर हाल में कमजोर करना होगा, उसके असर व रसूख को खत्म करना होगा और उसे इस मुकाम तक पहुंचा देना होगा कि वो मिडिल ईस्ट की सियासत में कोई अहम किरदार न अदा कर सके। लेकिन आज जो समझौता सामने आया है उसमें न तो नेतन्याहू का कोई असर दिखाई देता है और न ही उनकी उन तमाम ख्वाहिशों की झलक तक नजर आती है जिनका जिक्र वह सालों से करते आए थे। हैरत की बात यह है कि इस समझौते में नेतन्याहू का नाम तक दिखाई नहीं देता, लेकिन जो फैसले हुए हैं उनका असर सबसे ज्यादा इसराइल पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस समझौते के बाद इसराइल को लेबनान के मोर्चे पर अपने रवैये में बदलाव लाना पड़ेगा। उसे ईरान की मौजूदगी और उसके बढ़ते असर को बर्दाश्त करना होगा। उसे ये भी अपनी आंखों से देखना होगा कि अरब मुल्क और अमेरिका मिलकर ईरान की माशी यानी आर्थिक बहाली के लिए भारी रकम खर्च कर रहे हैं। जिस ईरान को कमजोर करने के लिए सालों तक सियासी और फौजी दबाव बनाया गया, वही ईरान अब अरब दुनिया के साथ नए रिश्ते कायम करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू का पूरा ख्वाब इस बात पर टिका हुआ था कि ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि आखिरकार तमाम अरब मुल्क इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने पर मजबूर हो जाएंगे। उनकी सोच यही थी कि ईरान के कमजोर पड़ते ही पूरे इलाके में इसराइल का दबदबा कायम हो जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात बिल्कुल उलट दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए जो नया मिडिल ईस्ट बनाने का सपना दिखाया गया था वो धुंधला पड़ता दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ अरब मुल्क ईरान के साथ रिश्ते बेहतर बनाने और नए समझौते करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल के अंदर बेचैनी बढ़ रही और नेतन्याहू पर लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है। बहुत से सियासी तज्जियाकार यानी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समझौता नेतन्याहू की सियासी जिंदगी का सबसे मुश्किल मोड़ साबित हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसकी वजह से उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। अगर इतिहास की मिसाल ली जाए तो जिस तरह 1919 की वर्साय संधि को जर्मनी के लिए एक बड़ी तौहीन माना गया था, उसी तरह बहुत से लोग इस समझौते को इसराइल के लिए एक बड़ी सियासी शिकस्त के तौर पर देख रहे हैं। यहीं से अब एक और अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये समझौता भविष्य यानी मुस्तकबिल में किसी नए टकराव की वजह बनेगा? क्या नेतन्याहू की जगह कोई ऐसा शख्स आएगा जो इससे भी ज्यादा सख्त रवैया अपनाएगा? क्या कोई नया नेता इस समझौते को तोड़ने की कोशिश करेगा? क्या मिडिल ईस्ट फिर किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन फिलहाल इसराइल के अंदर जिस तरह की बहस चल रही वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही। अमेरिका की मशहूर वेबसाइट एक्सियोस, जिसे आमतौर पर अमेरिका और इजरायली नजरिए के करीब माना जाता है, वो भी ये लिख रही है कि नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ रही। कुछ ही महीनों बाद इसराइल में चुनाव होने हैं और वहां की आवाम अब उनसे जवाब मांग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस जंग से हासिल क्या हुआ, लेबनान में क्या मिला, गजा में क्या मिला और ईरान के मोर्चे पर क्या नतीजा निकला। वर्षों तक टोटल विक्ट्री का नारा दिया गया। जनता को कहा गया कि इसराइल ऐसी फतह हासिल करेगा जो पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगी। टोटल विक्ट्री का मतलब ये बताया गया था कि ईरान पूरी तरह कमजोर हो जाएगा, उसका असर खत्म हो जाएगा और वो कभी इसराइल के लिए खतरा नहीं बन सकेगा। टोटल विक्ट्री का मतलब ये भी था कि गजा पर पूरा कब्जा हो जाएगा, वहां की आबादी को बाहर निकाल दिया जाएगा और उस इलाके में नए इजरायली सेटलमेंट कायम किए जाएंगे। टोटल विक्ट्री का मतलब यह भी था कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का असर पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और इसराइल की सरहदें पहले से कहीं ज्यादा महफूज और बड़ी हो जाएंगी। लेकिन आज जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं
तो उन्हें वो तस्वीर नजर नहीं आती जो उन्हें दिखाई गई थी। इसी वजह से इजराइल के अंदर सवाल बढ़ रहे हैं, नाराजगी बढ़ रही है और नेतन्याहू की क़यादत पर पहले से कहीं ज्यादा चर्चा भी बढ़ रही है। दोस्तों, पिछले कई सालों से इजराइल की आवाम को एक बड़ा ख्वाब दिखाया जाता रहा। ये ख्वाब था ग्रेटर इजराइल का। सियासी मंचों, मीडिया बहसों और विभिन्न मंचों पर यह दावा किया जाता रहा कि आने वाले दिनों में इजराइल इतना ताकतवर हो जाएगा कि पूरे इलाके में उसका दबदबा होगा और कोई भी मुल्क उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जनता को बताया गया, बस इस जंग में साथ दीजिए, उसके बाद इजराइल ऐसी ताकत बनकर उभरेगा कि अरब दुनिया उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। कहा गया कि मिडिल ईस्ट का पूरा सियासी नक्शा बदल जाएगा और इजराइल पहले से कहीं ज्यादा असरदार और महफूज बन जाएगा। कई मौके पर ऐसे नक्शे भी सामने आए जिसमें ग्रेटर इजराइल की तस्वीरें, सरहदें दिखाई गई। इन नक्शों में पड़ोसी मुल्कों के कुछ इलाकों को उस तस्वीर का हिस्सा बताया गया। ये पूरा नैरेटिव इजरायली समाज के एक हिस्से को लगातार सुनाया जाता रहा, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर आलोचक ये कह रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल तो दूर की बात, इजराइल की वो साख भी कमजोर हुई है जो दशकों से दुनिया के सामने पेश की जाती रही थी। लंबे अरसे से यह तासुर मौजूद रहा कि इजराइल किसी भी अरब मुल्क पर हमला करके फौजी बढ़त हासिल कर सकता है और जंग का रुख अपने हक में मोड़ सकता है, लेकिन ईरान के साथ हुए टकराव ने इस धारणा को चुनौती दी है। यही वजह है कि अब इजराइल के आलोचक ये कह रहे हैं कि जिस ताकत और अजेयता की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जाती थी उसमें दरारें साफ दिखाई देने लगी। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस पूरे टकराव में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहे हैं। काफी अरसे तक जब भी समझौते की बात होती थी, इजराइल की तरफ से ये मांग सामने आती थी कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर सख्त पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। इजराइल का कहना था कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें नहीं होनी चाहिए जो इजराइल तक पहुंच सके, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ईरान इस मांग को कभी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। ईरान की नजर में उसकी मिसाइल क्षमता उसकी कौमी सुरक्षा का बुनियादी हिस्सा है और वो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अब हालात ये है कि अमेरिका का रवैया भी पहले जैसा नहीं दिखाई देता। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नरम नजर आया। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो केवल ईरान को इससे महरूम रखने की बात करना आसान नहीं है। ट्रंप के इस बयान को बहुत से लोग इस पूरे मामले में एक अहम बदलाव के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि जंग की शुरुआत के दौरान जो बातें कही जा रही थी उनसे ये रुख काफी अलग दिखाई देता है। यही स्थिति यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिच यूरेनियम के मामले में भी नजर आती है। लंबे समय तक ये कहा जाता रहा कि ईरान को संवर्धित यूरेनियम रखने का हक नहीं होना चाहिए। इजराइल का दबाव था कि इस कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कराया जाए, लेकिन अब अमेरिकी बयानात में बदलाव दिखाई दे रहा। ट्रंप का कहना है कि संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास क्षेत्रों में किया जा सकता है। उनके मुताबिक इसका शांतिपूर्ण इस्तेमाल अपने आप में कोई गैर मामूली बात नहीं है। यही वो दलील है जिसे ईरान बरसों से दोहराता रहा है। आलोचकों का कहना है कि अगर आखिरकार वही बात स्वीकार की जा रही जो ईरान पहले दिन से कह रहा था, तो फिर ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतने लंबे टकराव और तनाव का हासिल क्या रहा। इसके अलावा ईरान को मिलने वाले आर्थिक पैकेज और निवेश की चर्चाएं भी लगातार जारी हैं। ये कहा जा रहा कि आने वाले समय में ईरान की अर्थव्यवस्था यानी माशी हालात को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल की वो तमाम शर्तें जिनका मकसद ईरान पर सख्त पाबंदियां लगवाना था, पूरी तरह लागू होती नहीं दिखाई देती हैं। यही वजह है कि इजराइल के अंदर इस समझौते को लेकर असंतोष और बहस लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, मामला सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया। लेबनान, गजा, क्षेत्रीय संतुलन और मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत इस बहस का हिस्सा बन चुकी है और यही वो बिंदु है जहां से इस पूरे समझौते के दूरगामी असर आने शुरू होते हैं। अब बात
करते हैं लेबनान के मोर्चे की, जो इस पूरे टकराव का एक बेहद अहम हिस्सा रहा है। हालिया दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने ये एहसास दिलाया है कि अमेरिका अब इस मसले पर पहले जैसी खुली छूट देने के मूड में दिखाई नहीं देता है। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू कई बार जरूरत से ज्यादा जोशीला रवैया अपना लेते। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अगर किसी इमारत में हिजबुल्लाह का एक सदस्य मौजूद हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इमारत को तबाह कर दिया जाए। इस बयान को बहुत से लोगों ने इजराइल के लिए एक साफ पैगाम के तौर पर देखा। पैगाम यह है कि लेबनान के मामले में अब पहले जैसा रवैया अपनाना आसान नहीं होगा। इस पूरे समझौते और सीज फायर की शर्तों के बाद अगर लेबनान के खिलाफ किसी बड़े फौजी कदम की कोशिश की जाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्ती से देखा जाएगा। यही वजह है कि बहुत से तज्जियाकार मानते हैं कि लेबनान के मोर्चे पर भी इजराइल की रणनीतिक आजादी पहले जैसी नहीं रह गई। याद कीजिए कि इससे पहले इजराइल गजा में लड़ रहा था, वहां उसके सामने ऐसा इलाका था जिसके पास न कोई संगठित डिफेंस था और न ही एक मुकम्मल और आजाद रियासत जैसी फौजी ताकत। इसके बाद लेबनान का मोर्चा सामने आया, वहां भी हालात अलग थे। लेबनानी हुकूमत और हिजबुल्लाह के बीच पहले से सियासी मतभेद मौजूद हैं। कई मौके पर लेबनानी फौजें सीधे टकराव से दूर रहीं और हालात जटिल बने रहे। लेकिन ईरान का मामला बिल्कुल अलग था। ईरान एक मुकम्मल और खुद मुख्तार मुल्क है। उसके पास बाकायदा फौज है, एयर डिफेंस है, मिसाइल प्रोग्राम है और वो तमाम इदारे मौजूद हैं जो किसी भी ताकतवर रियासत के पास होते हैं। यही वजह है कि आलोचकों का कहना है कि जब टकराव सीधे ईरान तक पहुंचा तब हालात पहले जैसे नहीं रहे। उनके मुताबिक यहाँ एक ऐसे मुल्क का सामना था जो अपने बचाव की क्षमता भी रखता है और जवाबी कार्रवाई की सलाहियत भी। इसी संदर्भ में हिजबुल्लाह का जिक्र भी होता है। बहुत से लोग याद दिलाते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में दबाव बनाए रखा। ऐसे में जब एक संगठित रियासत सीधे मैदान में मौजूद हो तो हालत और भी पेचीदा हो जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां से तज्जियाकार ये दलील देते हैं कि आखिरकार बातचीत और समझौते की राह इसलिए अपनानी पड़ी क्योंकि लंबे टकराव की कीमत सभी पक्षों के लिए बढ़ती जा रही थी। मैं लगातार ये कहता रहा हूँ कि किसी भी समझौते का असली पैमाना उसकी शर्तें होती हैं। अगर शर्तों का जायजा लिया जाए तो ये समझने की कोशिश की जा सकती है कि किस पक्ष ने क्या हासिल किया और किसे किन शर्तों पर समझौता करना पड़ा है। इसी सिलसिले में ईरान को मिलने वाली आर्थिक मदद और निवेश के पैकेज का भी बार बार जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अरब मुल्कों और अमेरिका की तरफ से बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग सामने आ सकता है जिससे ईरानी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला भी लगातार चर्चा में है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए इस जलमार्ग पर होने वाली हर बहस का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस समझौते के बाद ये चर्चा तेज हुई कि ईरान और ओमान की भूमिका इस क्षेत्र में पहले से ज्यादा अहम हो सकती है। समुद्री सुरक्षा, जहाजरानी और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों पर भी नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे। इसी वजह से बहुत से तज्जियाकार मानते हैं कि यह समझौता केवल ईरान और अमेरिका के बीच का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट के सियासी और माशी ढांचे पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ आलोचक ये भी कहते हैं कि अगर इतने लंबे तनाव और टकराव के बाद आखिरकार बातचीत और समझौते का रास्ता ही अपनाना पड़ा तो फिर उन तमाम दावों का क्या हुआ जो शुरू में किए जा रहे थे। यही सवाल इसराइल के अंदर भी पूछा जा रहा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से सियासी हलकों में ये बहस जारी है कि क्या ये समझौता मिडिल ईस्ट में ताकत के नए संतुलन का शुरुआत है या फिर केवल एक अस्थायी विराम जिसके बाद फिर किसी नए टकराव का दौर शुरू हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि इस समझौते ने पूरे इलाके की सियासत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया और इसके असर आने वाले महीनों और वर्षों तक महसूस किए जाएंगे। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया के दूसरे तज्जियाकार यानी विश्लेषक किस नजरिए से देखते हैं। इसी सिलसिले में मशहूर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट
पास मैस्क्रो का नाम सामने आता है। उनका कहना है कि अमेरिका को जो सियासी और रणनीतिक झटका लगा है उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक इसका असर आने वाले सालों तक दिखाई दे सकता है। पॉल मस्किरो की राय में ये केवल एक क्षेत्रीय मसला नहीं बल्कि इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की साख और उसके दबदबे पर भी सवाल खड़े हुए हैं। उनका मानना है कि किसी भी बड़ी ताकत के लिए सिर्फ फौजी ताकत ही अहम नहीं होती है बल्कि उसकी सियासी विश्वसनीयता भी उतनी ही अहम होती है। और जब किसी क्षेत्र में उसके प्रभाव पर सवाल उठने लगे तो उसके दूरगामी असर होते हैं। इसी तरह अमेरिकी मीडिया और सियासी हलकों के दूसरे लोगों ने भी इस समझौते और उसके नतीजों पर चर्चा की है। टकर कार्लसन जैसे कमेंटेटरों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका की विदेश नीति के लिए एक अहम मोड़ बताया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इस समझौते का खुले तौर पर स्वागत किया। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। अपने टेलीविजन खिताब में उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए एक अहम मोड़ है। नईम कासिम ने ईरानी अवाम, क्षेत्र के विभिन्न समूहों और दुनिया भर में उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके मुताबिक इस दौरान समर्थन दिया। उनके बयान का मकसद ये दिखाना था कि इस समझौते को रेजिस्टेंस कैंप अपनी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू वो धारणा है जो कई वर्षों से पश्चिम मीडिया में दिखाई जाती रही। अक्सर ये कहा जाता था कि ईरान क्षेत्र के विभिन्न संगठनों का समर्थन तो करता है लेकिन सीधे टकराव से बचता है। इस बहस के दौरान बार बार ये सवाल उठाया जाता रहा कि अगर कभी हालात ज्यादा बिगड़े तो ईरान का रवैया क्या होगा। इसी संदर्भ में हालिया तनाव के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र किया गया। जब संघर्ष विराम की बात चल रही थी और विभिन्न मोर्चों पर जंग रोकने की शर्तों पर चर्चा हो रही थी, तब ईरान की तरफ से ये संदेश दिया गया कि अगर बैरूत पर बड़े पैमाने का हमला हुआ तो उसका जवाब ईरान देगा। बाद के घटनाक्रम में इस चेतावनी को गंभीरता से लिया गया। ये हालात तेजी से बदलते दिखाई दिए। इस पूरे मामले ने ये संकेत दिया कि क्षेत्रीय समीकरण पहले की तुलना में कहीं अधिक ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। यही वजह है कि समझौते के बाद कई तज्जियाकार यानी विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अब किसी भी बड़े कदम के नतीजे पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हो सकते हैं। इस पूरे समझौते की एक और अहम बात यह है कि ये केवल एक मौखिक सहमति तक सीमित नहीं है। इसके तहत एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए जिससे इसे औपचारिक शक्ल मिली है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने भी लाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समझौते को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त कानूनी और सियासी समर्थन मिल सकता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मुस्तकबिल यानी भविष्य में कोई पक्ष समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो मामला केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय संस्थाएं भी उसमें दखल दे सकती हैं। इसी वजह से बहुत से लोग मानते हैं कि ये समझौता पहले के क्षेत्रीय समझौतों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो सकता है। हालांकि इस पर अभी अलग अलग राय मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान पहले से ही ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। बहस चाहे जो भी हो, इतना तय है कि समझौते ने मिडिल ईस्ट की सियासत को एक नए दौर में दाखिल कर दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले महीनों में ईरान, अमेरिका, इजराइल, लेबनान और दूसरे क्षेत्रीय खिलाड़ी किस तरह का रवैया अपनाते हैं। अगर समझौते की शर्तों का पालन होता है तो ये इलाके में तनाव कम करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। लेकिन अगर किसी पक्ष ने समझौते से पीछे हटने की कोशिश की तो हालात दोबारा तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जंग और अमन के बीच फर्क केवल हथियारों से नहीं बल्कि दूर अंदेशी, सियासी समझदारी और आवाम के हितों को प्राथमिकता देने से तय होता है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यह समझौता मिडिल ईस्ट के लिए अस्थायी अमन की बुनियाद बनता है
या फिर इतिहास में एक मोड़ के रूप में दर्ज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।